स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल के बटपारा क्षेत्र में प्रियंगु पांडे और उनके सहयोगियों के काफिले पर अगस्त 2024 में हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। कोलकाता में एनआईए की विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस, आर्म्स एक्ट और ईएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि प्रियंगु पांडे के दल पर हमले और साजिश में ये सभी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस हमले में उनके ड्राइवर रवि वर्मा और एक करीबी सहयोगी रवि सिंह को गोली लगी थी। आरोप पत्र में शामिल आरोपियों की पहचान मोहम्मद आबिद खान उर्फ बंटी, मोहम्मद आरिफ, बसीमुद्दीन अंसारी उर्फ भूमा, मोहम्मद नसीम, फिरदुश इकबाल, मोहम्मद तनवीर, संजय शॉ, मोहम्मद चांद, आकाश सिंह, मोहम्मद शोएब अख्तर, मोहम्मद अकबर और सागर सिंह के रूप में की गई है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी यात्री को 36.56 लाख मूल्य के सोने के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य सर्च अभियान में 8 एयर राइफल व पिस्टल भी जब्त की गई। बांग्लादेशी यात्री ने शरीर में सोना छुपाया था। बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत 145वीं बटालियन सजग जवानों ने आईसीपी पेट्रापोल में सूचना के आधार पर एक बांग्लादेशी यात्री को 4 सोने के बिस्कुटों के साथ गिरफ्तार किया। बांग्लादेशी यात्री इन बिस्कुटों को अपने शरीर में छुपाकर अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में ला रहा था। वहीं 118वीं बटालियन की सीमा चौकी बोलताला के जवानों ने रात्रि गश्त के दौरान एक एयर पिस्टल व 8 एयर राइफल व एक एयर गन बैरल जब्त किया। जब्त सोने के बिस्कुटों का वजन 473 ग्राम है। गिरफ्तार बांग्लादेशी यात्री व जब्त सोने को सीमा शुल्क विभाग पेट्रापोल को सौंप दिया गया है, जबकि जब्त एयर राइफल व एयर पिस्टल को हिंगलगंज पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में 9 जगहों पर छापेमारी की। इस तलाशी अभियान में करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में करोड़ों रुपए के स्टाम्प घोटाले का मामला सामने आया है। स्टाम्प घोटाले की जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसमें अब तक 997 फर्जी स्टाम्प पर बेनामी की पहचान की गई है। फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल सरकारी राजस्व में घोटाले के लिए किया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि फर्जी स्टाम्प घोटाले में आरोपित विशाल वर्मा व 25,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि स्टाम्प घोटाले की जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी एसआईटी बनाई गई है और जांच की जा रही है। वहीं जिन लोगों को प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया है, उन लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये एक प्रकरण है जिसमें कि कुछ फर्जी स्टैम्प का प्रयोग सामने आया है और इसमें एक अभियुक्त है विशाल वर्मा, जो कि जिनका नाम इसमें सामने आया। जो भी व्यक्ति इनकी सूचना देता है या इनको गिरफ्तार करवाने में पुलिस का सहयोग करता है, उसको ये इनाम दिया जाएगा और यदि पुलिस टीम इस कार्रवाई को अंजाम देती है तो ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। जब उसको ढंग से देखा गया तो ये पाया गया कि वो स्टैम्प जिस पर्पज़ के लिए दिए गए थे उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किए गए, तो इसकी शिकायत ऊपर भी भेजी गई। उस शिकायत के अनुसार ऊपर आईजी स्टैम्प के यहाँ से आईजी को पिछले 3 वर्ष के मैनुअल स्टैम्प्स की जांच करने के लिए बोला गया। वो 3 वर्षों की जो मैनुअल स्टैम्प्स की जांच की गई उसमें अराउंड 997 स्टैम्प्स ऐसे पाए गए जिनका मिलान ट्रेजरी से नहीं हो पा रहा था। या तो वो इस नंबर पे स्टैम्प्स इशू नहीं हुए या वो जिस वर्क के लिए इशू हुए उस काम में यूज नहीं किए गए। तो प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं ये पाया गया कि स्टैम्प्स का मिसयूज किया गया है और ये एफआईआर एक लिखवाई गई जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धर्मांतरण कर आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ दूसरे धर्म के तहत मिलने वाले आरक्षण का फायदा लेने के लिए हो रहा है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस पंकज मित्तल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
संविधान के आर्टिकल 25 के तहत देश के हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी धर्म को चुनने और उसकी परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई अपना धर्म तब बदलता है जब असल में वो किसी दूसरे धर्म के सिद्धांतों, परंपराओं से प्रभावित हो। कोर्ट ने पुडुचेरी की एक महिला की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने नौकरी में अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला ईसाई धर्म की परंपरा का पालन करती है, वो नियमित तौर पर चर्च जाती है। इसके बावजूद वो खुद को हिंदू बताते हुए नौकरी के मकसद से शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण का फायदा उठाना चाहती है। इस महिला का दोहरा दावा अस्वीकार्य है। भाजपा के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता श्यामदेव राय चौधरी उर्फ दादा का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इनकी लोकप्रियता पार्टी लाइन से हटकर हमेशा सादगी की वजह से रही। लोग इन्हें प्यार से दादा कहते थे। वहीं वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा कर दुख जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जनसेवा में जीवन पर्यंत समर्पित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। स्नेह भाव से हम सभी उन्हें दादा कहते थे। उन्होंने न केवल संगठन को सींचने और संवारने में अहम योगदान दिया, बल्कि काशी के विकास के लिए भी वो पूरे समर्पण भाव से जुटे रहे। उनका जाना काशी के साथ साथ पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों और समर्थकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली के दौरे पर रहे। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी साथ थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मोल्दोवा के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डैन परसियून और राजदूत के साथ उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग पर सार्थक बातचीत हमने की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि एनईपी 2020 और भारत की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर बातचीत की। उन्होंने आगे कहा, भारत आज शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए नया गंतव्य है। मोल्दोवा के शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा दोनों देशों के छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं और कार्यबल के लिए नए अवसरों को खोलने के लिए भी दोनों लोग सहमत हुए। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए वेब्स। बुधवार को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न होने जा रहा है। इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया। काफी प्रदर्शक ऐसे भी थे जो पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए। मेले में ओडीओपी के तहत त्रिपुरा से बांस के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान दर्ज कराई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को संपन्न हो रहा है। यहाँ हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया और जमकर खरीदारी भी की। मेले में इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसमें काफी संख्या में ऐसे भी हैं जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन भारत में मिले अच्छे रुझान से ये प्रदर्शक काफी उत्साहित नजर आए। फिलहाल इस कंपनी के 180 शोरूम है दुबई और पूरे जीसीसी कंट्रीज में। पहली बार हमने स्टॉल लगाया है और रिस्पांस यहाँ पे बेहतरीन है, बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। लोग इस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और
आई एम सरप्राइज कि इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत लोग ले रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमने नहीं सोचा था, बट रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। मेले में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा से अक्षय श्री भी बांस से बने उत्पादों को लेकर आई हैं। इनके स्टॉल पर बांस से बने एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं, जिन्हें मेले में काफी पसंद भी किया जा रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें कस्टमर्स के साथ साथ बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनसे भी क्वेरी जनरेट हुई है। इनफैक्ट आज अभी लास्ट से हुआ भी नहीं है, हमारा स्टॉक नियरली खत्म हो चुका है। हमारे पास जो भी बचा है वो लास्ट पीसेस बचे हैं। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे और इस बार की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक महत्वपूर्ण बिल पास किया गया। हंगामे के बीच बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने वाले बिल को सदन में पास किया गया। इसे ध्वनिमत से पास किया गया। अब ये जमीन सरकार की हो गई है। अब इस जमीन पर सरकारी संस्थान का निर्माण होगा। यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनेंगे। फिलहाल राज्य सरकार बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख करती है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, इस अधिग्रहण से बिहार सरकार को परियोजनाओं के लिए काफी भूमि उपलब्ध होगी। की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने से राज्य सरकार को अपनी सामुदायिक परियोजनाओं हेतु काफी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकार अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थान खोल सकती है। इससे स्थानीय जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। साथ ही लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने में भी स्थानीय जिला प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसलिए महोदय, इस प्रस्ताव को, विधेयक को स्वीकृत किया जाए। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिरकत की। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केरल के राज्यपाल ने कुंभ को विचारों का कुंभ, ज्ञान का कुंभ करार दिया। 27 नवंबर तक चलने वाले कॉन्क्लेव में आरिफ मोहम्मद खान ने रामायण और गीता के श्लोक पढ़कर लोगों को कुंभ के महत्व को समझाया। जरूरी है ये कॉन्क्लेव करना, ताकि आप इतने बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के आपके वो अतिथि होंगे तो उस तैयारी और वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं उस भाव को भी समझना ज़रूरी है, उनका आतिथ्य भी ज़रूरी है। तो उन सारे दृष्टिकोणों से मुझे लगता है कि ये कॉन्क्लेव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा किया है कि आयोजित किया गया। मोनेक्शो सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। मौके पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के योगदान को भी याद किया गया। दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की सोच थी कि भारत दूध उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंचा। दूध उत्पादन ने सहकारिता के जरिए उद्योग का रूप ले लिया, जिससे 10 करोड़ लोग सीधे जुड़े हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है, उन्नत नस्लों के साथ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना और पशुपालकों को सहकारिता से जोड़कर संगठित क्षेत्र में लाना है। हमारा देश भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा विश्व में अगर दूध उत्पादन कहीं होता है तो हमारे देश में होता है। हमारा प्रतिवर्ष जो दूध उत्पादन का दर है वो 6% प्रति वर्ष की दर से हम आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन को सम्मानित किया गया और इन 3 श्रेणियों में विजेताओं को 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से पुरस्कारों को शामिल किया गया। सबसे पहले मेरे पास में 4 पशु थे, जो मतलब ये प्रेरणा मेरी मम्मी से मिली, मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पशु बढ़ाए और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी हमारा ये एक बहुत अच्छा रोजगार का बहुत अच्छा साधन आज हमारे लिए जीवन में हमारे लिए कामयाब है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सहकारिता से दूध उत्पादन में नई श्वेत क्रांति आई है, लेकिन अभी भी देश के 5 लाख गांवों को सहकारिता से जुड़ी मंडियों से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। अभी भी 5 लाख गांव में दूध मंडियां नहीं है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह साहब, जो सहकार मंत्री भी हैं, उन्होंने विजन दिया कि अगले 5 से 10 साल में जो बाकी के 5 लाख गांव हैं, उसमें से 2 लाख गांव में इस तरह की दूध मंडियां बनाई जाए, सहकारी मंडियां बनाई जाए। पैक्स को भी डेवलप किया जाए, जहां कोऑपरेटिव डेयरी पॉसिबल नहीं है, पैक्स के थ्रू उसका काम हो। पर मैसेज ये है कि गांव, हर जो गांव अभी जुड़ा नहीं है सहकारिता में, वहां पे संगठित क्षेत्र यानी सहकारी डेयरीज के माध्यम से दूध इकट्ठा किया जाएगा, तो काफी सारी महिलाओं इसके मेंबर्स बनेंगी, उनको भी फायदा होगा। इस मौके पर दूध उत्पादन में इजाफा, डेटाबेस तैयार करने और पशु के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। मौके पर पूरे देश में बाइक रैली के जरिए डेयरी और सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जुटे युवाओं को सम्मानित भी किया गया। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। हालांकि पशुपालन का ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। सरकार की ये मंशा है कि इस क्षेत्र को भी संगठित क्षेत्र में लाया जाए, ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कैमरामैन मोंटी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब देखते हैं डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की खास बातचीत। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत चर्चा हो रही है बीते कुछ महीनों में, यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ही हम देख रहे हैं, जब जब चुनाव आता है या फिर चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, तमाम बयान आते हैं, संविधान की बड़ी चर्चा होती है। वंचित तबके के लिए किस राजनीतिक दल ने क्या कुछ किया है, किस सरकार ने क्या कुछ किया है, इस सब की बहुत चर्चा होती है। तो आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ऐसे समय में हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो हमने देखा है कि 75 वर्ष संविधान को अंगीकार करने के पूरे हो रहे हैं और 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम मोदी सरकार ने बनाया है। तो ये जो संविधान दिवस मनाने का फैसला हुआ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आप एक नेता के तौर पर, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। भारतीय संविधान ये पन्नों की किताब नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। संविधान लिखने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा है तो संविधान एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं है। संविधान सबके लिए है और वही मंत्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान एक तरफ देश के नागरिकों को सुरक्षा देता है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानताएं भी देता है। भारत का संविधान लोगों को स्वतंत्रताएं भी देता है और उसकी भी एक सीमा होती है। इस भारत के संविधान को 1950 से लागू होते हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि अमृत काल है संविधान का। तो स्वाभाविक है, जब संविधान पर विचार करते हैं तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं था, ये कहीं ना कहीं विचार आता है। और भारत सबके लिए, भारत का संविधान है और सबके लिए करता है, बराबरी के सबको अधिकार देता है। तो अंततोगत्वा कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि भारत के संविधान से अलग हटकर लोग कौन विचार करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं
1950 से जो संविधान लागू हुआ वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक संविधान दिवस हिंदुस्तान में सरकारी स्तर पर नहीं मनता था, लेकिन मोदी जी ने 2015 में मुंबई में घोषणा की कि हम संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ करेंगे और 2015 से लगातार सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की शपथ दिलाई जा रही है। संविधान की प्रस्तावना जो पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी बच्चों को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हो गई और इसलिए संविधान की भावना क्या है, आम आदमी को जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कोर्ट के द्वारा भी 2 दिन तक लगातार संविधान के बारे में डिबेट होती है और मोदी जी का जो मंतव्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान में ये लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, और जो उनकी भावना है वो संविधान की भावनाएं, सत्ताएं पूरी कर रही कि नहीं कर रही। तो मुझे लगता है इस पर जब डिबेट होगी तो 10 साल के मोदी के कार्यकाल और पिछले जितने भी कार्यकाल है उनको जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का पालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। 2 दिन तक पहली बार देश में संसद के भीतर डिबेट होती है संविधान पर, और जब ये निर्णय होता है कि संविधान दिवस मनेगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं संसद के भीतर कि 26 जनवरी मनती है तो संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। तो ये जो सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो उसी कांग्रेस के नेता बहुत आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि वो वंचित तबके का, एससी का, एसटी का वो ध्यान नहीं रख रही है, संविधान को बदलने का काम कर रही है। ये आरोप हमने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा और जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होती है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस एक झूठ की मशीन है और कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है षड्यंत्रपूर्वक। मैं कुछ क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। देश की 57 साल सत्ता कांग्रेस के पास रही है। किसने आपको मना किया कि दलित और आदिवासी जिन महापुरुषों को अपना आराध्य मानते हैं उनके राष्ट्रीय त्यौहार होना चाहिए, उनकी जन्म जयंतियां, उनके बलिदान दिवस मनाए जाने चाहिए, क्यों नहीं मनाए? मोदी जी के आने के बाद बिरसा मुंडा जी की जयंती और गौरव दिवस क्यों मनता है, जनजाति गौरव दिवस? बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ क्यों बनाए जाते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बनाती है? भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस नहीं देती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यानी कि भाजपा की बहुमत होने के बाद भी जो सत्ता से बाहर से हम सपोर्ट कर रहे थे उस समय ही भारत रत्न क्यों मिलता है? केंद्रीय कक्ष में सारे नेताओं के बड़े जो प्रथम मंत्रिमंडल के थे उनके तेल चित्र लगे, बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों नहीं लगाया था? और बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं 1952 और 1954 का लोकसभा का चुनाव उन्हें क्यों हराया? इसका मतलब यह है, साफ है कि कांग्रेस संविधान विरोधी भी है, अम्बेडकर विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। 1975 में इंदिरा जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए आपातकाल लगाया, 3.5 लाख निर्दोष लोगों को सताने का काम किया, मीडिया का गला घोटने का काम किया, न्यायालय के अधिकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, जब एक देश एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया कि एक देश में एक ही संविधान होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान क्यों लागू किया? मुझे खुशी है कि मोदी जी के कारण भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। वहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस धारा 370 के कारण वहाँ एसटी को विधानसभा में आरक्षण नहीं था, वहाँ एससी को नौकरी में आरक्षण नहीं था, और आज मोदी जी के कारण धारा 370 हटी तो वहाँ पहली बार विधानसभा में एसटी के लिए 9, एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, पहली बार विधानसभा में आए हैं। मोदी जी ने तो संविधान को जितनी ताकत दी है, कांग्रेस ने अगर दे दी होती 75 सालों में तो मुझे लगता है संविधान हर व्यक्ति की जबान पर होता। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर है। एक तरफ आपने संविधान को डैमेज किया, 72 बार संविधान में 90 बार चुनी हुई सरकारों को पटक दिया आपने, जो लोकतंत्र में वोट डाल के चुनी गई। राज्य की सरकारों की बर्खास्त ही कर दी, जो 356 लगा के इंदिरा गांधी जी की जबकि जनता ने उनको चुनाव के भेजा।
आपने लगभग 100 बार संशोधन कर दिए, तब संविधान खत्म नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल 9 बार संशोधन करते हैं। वो भी किसके लिए? वो इसके लिए करते हैं कि मुस्लिम देशों में जो तलाक है, महिलाओं का जो शोषण है, उसी प्रकार से तलाक वहाँ बंद है, भारत में बंद होना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं का। लेकिन फिर ये इतना आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस का शटर डाउन हो गया, दुकान बंद हो गई है झूठ बोलते बोलते। क्योंकि आम जनता के लिए आपने कुछ किया होता है, जैसे मोदी जी 6 लेन 4 लेन बना रहे हैं, मोदी जी एम्स बहुत बना रहे हैं, मोदी एयरपोर्ट बहुत बना रहे हैं, मोदी जी तथागत महात्मा बुद्ध के नाम से सर्किट बना रहे हैं, मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू बना रहे हैं, मोदी जी रविदास के नाम से 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, अम्बेडकर के नाम से इंटरनेशनल सेंटर बना रहे हैं। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के अलावा किसी के नहीं बनाए। तो देश की जनता जानती है कि हिंदुस्तान का गरीब मतदाता ये कांग्रेस के लिए केवल वोट है, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान भी श्रद्धा विश्वास का केंद्र है, जनता भी विश्वास का श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए मोदी जी कहते हैं, पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि मेरी सरकार अगर किसी को समर्पित होगी तो दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, इनके लिए समर्पित हमारी सरकार होगी। कोई राजनीतिक दल बहुत पैरवीकारी करता है कि सबसे ज्यादा वंचित वर्गों की सोचता है, दलितों की सोचता है, तो पार्टी के अंदर कितनी भागीदारी दी जाती है? बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, हमने देखा है कि उसमें सभी वर्ग की भागीदारी है। अगर आप बताएं कि कितनी जगह पार्टी में उस लिहाज से संगठन में SC/ST या फिर OBC को दी जाती है बीजेपी की? भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ मंडल से लेकर और राष्ट्रीय पदाधिकारी तक ये व्यवस्था है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लोग रहेंगे ही। अभी आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हैं, संसदीय बोर्ड में हमारे सत्यनारायण जटिया जी हैं, पहले थावरचंद गहलोत जी रहे हैं। इसके साथ ही पिछली बार 12 मंत्री थे, चूंकि सांसद ज़्यादा थे। अब की बार 11 मंत्री हमारे SC के हैं। पहला बौद्ध, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहला बुद्ध को मानने वाला कोई मंत्री था, किरण रिजिजू जी थे। उसके बाद तीसरा कोई विधि मंत्री बना है या SC का दूसरा विधि मंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी ने मेघवाल जी को बनाने का काम किया है। अब 4 राज्यपाल SC के बनाए हैं, 2 नेता प्रतिपक्ष, एक अमर बावरी को झारखंड में और एक छलवादी नारायण स्वामी को वो कर्नाटक में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 2 उप मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में बनाए हैं। और पिछली बार कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री हमारे कारजोलकर जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, अंत में खड़े व्यक्ति को भी ऊपर लाना, और इसलिए हर समाज को जिम्मेदारी मिले, हर समाज को अवसर की समानता मिले, हर समाज को सम्मान मिले। यही बाबा साहब अम्बेडकर, यही महात्मा फुले और यही संविधान की भावना है। और यही विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र ही हमारा नारायण है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना, हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा लाभार्थी है वो महिलाएं हैं, SC/ST समाज से लोग हैं। एक कहावत है, जिसकी न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी गरीब घर से निकले हैं। दूसरा, हमारी जो मातृ संस्था है, जहाँ हमको यही व्यवहार सिखाया जाता है कि दूसरे की पीड़ा को खत्म कैसे करना है, दूसरे की मदद कैसे करना है, सेवा भाव मन में पैदा कैसे करना है, सेवा कैसे करना है। और इसलिए ये जो उनका नेचर है, व्यवहार है कि गरीब को मदद मिलनी चाहिए, उनकी संवेदनशीलता है, ये उनकी गरीब के प्रति समर्पण है। उस गरीब को भी वो बराबरी पर लाना चाहते हैं और वहाँ से इन योजनाओं का जन्म हुआ है। नहीं तो 57 साल कांग्रेस को मिले, क्या 57 साल 10 साल में कितना बड़ा मोड़ कोनी का अंतर है, ये कांग्रेस भी कर सकती थी। आज आम आदमी के सीधे खाते में पैसा जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार से फ्री हो रहा है। 4.5 करोड़ के लगभग उन्होंने फर्जी राशन कार्ड समाप्त कर दिए। 3.5 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर जो फर्जी लोग ले रहे थे वो खत्म कर दिए। ऐसे 10 करोड़ फर्जी चीजें खत्म कर दी आधार कार्ड से लिंक करके। कितना पैसा बचा देश के लिए। तो मोदी जी ने इसी प्रकार से, एक नहीं कई प्रकार से, आज लगभग 4.5 करोड़ लोगों का झोंपड़ी जगह घर मिल गया है। आज 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए।
आज गैस सिलेंडर लगभग 11-12-13 करोड़ लोगों को मिल गए हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से कांग्रेस ने अगर गरीबों को देना किया होता तो आज देश में कोई गरीब नहीं होता। इस पाप का जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम अब सत्र चल रहा है तो हम देखते हैं कि कई बार कांग्रेस पार्टी सत्र के अंदर, सदन के अंदर जिस तरह के आरोप लगाती है और फिर गतिरोध होता है और सदन नहीं चल पाता, और वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वो शायद बड़े चैंपियन बनना चाहते हैं या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं वंचित तबके के मुद्दे पर। तो वो जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी का, उसका कैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है आरोप लगाने का अधिकार किसी को भी है, लगा सकते हैं, लेकिन 10 साल में कांग्रेस ने एक नहीं कई प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब है कांग्रेस फर्जी आरोपों में विश्वास करती है। वो मोदी जी के जनकल्याण पर बहस नहीं करती, वो मोदी जी के विकास पर बहस नहीं करती, वो चांद पर तिरंगा झंडा फहर गया इस पर बहस नहीं करेगी, वो एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में हमने बदला लिया इस पर बहस नहीं करेगी, यूक्रेन रूस का युद्ध 10 घंटे बंद करके मोदी जी ने 3.5 लाख लोग बच्चों को निकाल के लाए इस पर बहस नहीं करेगी, गरीब कल्याण पर कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें आदिवासी भी है, जिसमें एससी भी है, यानी कि सबको लाभ, इस पर कभी बहस नहीं करेगी, क्योंकि इस पर बहस करते तो मोदी को लाभ मिलेगा। और इसलिए झूठ पर मनगढ़ंत किले खड़े करके वो भाजपा पे आक्रमण करती है, वो सफल नहीं होगी। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि मोदी हमारे देश के सर्वाधिक ईमानदार प्रधानमंत्री, समर्पित प्रधानमंत्री हैं, जो अपने लिए नहीं भारत के लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय इतना ही है, समय इजाजत नहीं देता कि आप आगे आपसे सवाल पूछें। तो हमने बातचीत की लाल सिंह आर्य, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उन्होंने एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो आरोप लगाता है उस पर भी उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, खासतौर पर अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ों के लिए, उतना किसी सरकार ने इससे पहले नहीं किया था। खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।